अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं, डील और ढील की गूंज एक बार फिर हमारी सियासत में सुनाई दे रही है। लेकिन ये शो डील करने वालों का है, अब की बार ना डील कराने वालों का, मगर बल्कि ये इत्तलात जो हैं वज़रा की ज़बानी हमें मिल रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के 4 रहनुमाओं ने मुल्क की किसी सीनियर शख्सियत को मिलकर ये ऑफ़र दी है कि अगर उन्हें नवाज शरीफ मंजूर नहीं तो ना सही, वो हमें मौका दें। क्या उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट के किसी बड़े की तरफ है? क्या कहा वज़ीर इत्तलात ने, ज़रा देखिए। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। चारों पहली सफ में बैठते हैं, पता ही आप। ये बात सिर्फ फवाद चौधरी ने नहीं की, बल्कि डील से मुतालिक बातें तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल, वज़ीर तवानाई हमाद अजहर समेत गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी ट्वीट कर कर बता रहे हैं। नून लीग के 4 अफराद की किसी के साथ मुलाकात को लेकर हुकूमती वज़रा बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई रहनुमा इसे मानने को तैयार नहीं है। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नून लीग किसी डील की रवादार नहीं, बल्कि फवाद चौधरी उन 4 लोगों के नाम बताएं जो मिलने गए थे। वफाकी वज़रा डील का हासिल वसूल तो बताते नहीं, फिर राना साहब का ये सवाल तो जायज़ बनता है कि डील करने वालों या पेशकश करने वालों के नाम तो बताएं। जाहिर है कैसे बताएंगे, ऐसी बातें बताई थोड़ी ना जाती हैं। लेकिन कुछ रोज़ पहले तो पाक फ़ौज के तर्जुमान ने तो इस डील जैसी अफवाहों की कमर उस वक्त तोड़कर रख दी थी जब उन्हें नवाज शरीफ के आने के बारे में सवाल हुआ। DG ISPR ने चंद रोज़ पहले क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात, क्या है, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें। जरूर। अब बात यह है कि DG ISPR की तरफ से इतने वाज़े पैगाम के बाद क्या इन अफवाह-साज़ फैक्ट्रियों को बंद नहीं हो जाना चाहिए? लेकिन जैसे ही अफवाहें ज़रा दम तोड़ने लगती हैं, फिर एक नया बयान ज़िंदा कर दिया जाता है। और ये बयान कोई आम पाकिस्तानी नहीं दे रहा है, बल्कि अब की बार वफाकी वज़रा, और वो भी एक नहीं बल्कि 2-3, और सभी मुख्तलिफ औकात में एक ही बयान दे रहे हैं। लिहाजा इनकी बात को वज़न तो देना बनता है। इसमें कोई हकीकत है या महज एक सियासी मुखालिफिन को ढेर करने का एक स्टंट है, या वाकई कोई प्रोपेगेंडा है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। इस सब मामलात पर बात करने से पहले, ये जो कौमी असम्बली के 36 और सेनेट के 3 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हुई है, आपका नाम भी शामिल है, गोशवारे ना जमा करवाने पर आपकी रुकनीत भी मुअत्तल हो गई है। जी, मेरी भी रुकनीत मुअत्तल हो गई है। मैं सुबह इंशाल्लाह गोशवारे जमा करवा दूंगा अपने। मेरे मुताबिक आज आखिरी तारीख थी, लेकिन आज उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो गोशवारे जो है वो हर साल जमा होते हैं रूटीन में। टैक्स रिटर्न तो हमने फाइल कर दी हुई है, गोशवारे भी जमा करवा देंगे। जैसे ही अरकान अपने गोशवारे जमा करवाते हैं, उनकी जो रुकनीत है वो बहाल हो जाती है। वो तो बहाल हो जाती है, लेकिन मौका क्यों देते हैं मुअत्तल करने का? हर साल आपने जमा करवाने। चलें, मौका तो मिलता ही है, जाहिर बात है। अगर मिल गया है तो अब जमा भी करवा देंगे। तो मैसेज तो यही मिल रहा है कि शायद असासे बढ़ रहे हैं, तो ज़रा जमा तफरीक करने में ज़रा टाइम लगेगा, मुश्किल पेश आ रही होगी, तो एक ही दफ़ा ज़रा बढ़ा चढ़ा कर हम बताएं जमा तफरीक करके। नहीं, वो तो जाहिर वो तो आपने, असल चीज़ तो ये होती है कि आपकी डेडलाइन आई थिंक मेरे ख्याल में जो FBR की थी, हाँ। वो तो अक्टूबर और शायद अक्टूबर की थी। तो उस वक्त आपने जो 30 जून 2021 तक जो आपके असासे थे वही आपने जमा करवाने हैं। तो अगर आप FBR में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके हुए हैं, तो फिर यहाँ पे क्या जमा तफरीक बाकी रह जाती है? ये आप हमारी सुस्ती कह लें, और तो कोई सुस्ती हो सकती है। सही है। चलिए अब असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ये कौन 4 लोग हैं और कौन सी शख्सियत है जिनसे ये 4 लोग मिलने गए? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो नून लीग के लोग तो जो है वो पहले भी मिलते जुलते रहे, और जाहिर बात है ये इससे साफ पता चलता है कि नवाज शरीफ के साथ इनकी लॉयल्टी है।
हाँ। देखिए जहां मिलते हैं वो उनको अब बताना भी चाहिए। ये तो PMLN का काम है ना, तहकीक करे कि कौन से उनके 4 लोग हैं। सारी बातें हमने बतानी है। आप देखें ना, जैसे ये बात आधी बात करके छोड़ देते हैं ना वुज़रा, फिर एक सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। जिनकी तरफ इशारा आप कर रहे हैं, जिनसे मिलते हैं, उनको बतानी चाहिए। यहाँ हुकूमत होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है। अब DGISPR चंद रोज पहले आके तरदीद कर चुके, फिर पीछे कौन बच जाता है? अब इमरान खान से तो मिलने से रहे वो लोग। शादिया देखें जी, देखें शादिया उन्होंने तो चलो अच्छी बात है, तरदीद भी कर दी। हमें तो उसके बाद तो जारी बात है, वो कहते हैं ना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, तो बातें बढ़ा चढ़ा के तो ये पेश कर रहे थे। अब मसला ये है कि इनको ये देखना पड़ेगा कि इनकी अपनी सफ़ों के अंदर क्या कुछ हो रहा है। वहाँ खलबली मची हुई है बुनियादी तौर के ऊपर। तो जब ये बात सामने आई है तो पूरी नून लीग के अंदर आग लग गई है, और पूरी नून लीग जो है वो घबराहट का शिकार है, पूरे परेशान है, देख रहे हैं कि ये लोग कौन से हैं। और जो वाकफान हाल है उनकी जमात के अंदर, उनको भी पता है कि ये लोग कौन से हैं। 4 लोग तो लिहाजा कोई ऐसा मामला नहीं है। 4 लोग कौन है? देखें, हमने तो आपको पहले ही जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नून लीग के पहले दूसरे बेंचों के अंदर जो है वो मौजूद हैं, जो असम्बली के अंदर भी बैठते हैं, और दूसरी जानिब जो है वो खुद भी क़यादत की ख्वाहिश रखते हैं। तो अच्छी बात है, आना चाहिए क़यादत में आगे। हम तो ये कहते हैं कि जो चोर और करप्ट लीडरशिप है उससे जान छिड़वानी चाहिए, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। आए आगे, हमें तो कोई एतराज नहीं है उसके ऊपर। कौन है, नाम तो बता दें। वो भी सामने आ जाएंगे। अब सारे नाम जो है वो आप मेरे से न पूछे, थोड़ा सा ये मेहनत आप भी करें या नून लीग वालों को आइडेंटिफाई कर दें। फैसल वाउडा से जाके पूछूं, जो नाम बता रहे हैं, खान अब्बासी है, अयाज सादिक है, इस्माइल है, एहसन इकबाल है। फैसल वाउडा ये कह रहे हैं, शहबाज गिल कह रहे हैं नहीं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरा मरियम नवाज, नवाज शरीफ और हमजा हमारी 4 की डील करें। आप लोगों की तो बातों में तजाद है। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो फिर मैं आपको ये कहूंगा कि ये PMLN के अंदर जो क़यादत की एक लड़ाई तो मौजूद है। पहले चचा भतीजी के दरमियान लड़ाई थी, और पता चला कि जो है वो चचा के मामलात भी जो है वो उस हवाले से जो है वो ख़राब हैं, उनको भी कोई इसी किस्म का कोई मामला जो है वो आगे से नज़र नहीं दे रहा। तो बहुत सारे और लोग PMLN के अंदर से खड़े हो चुके हैं। अब जहां पर इतना बड़ा जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, वो बाकी क्या करेंगे? अब बुनियादी तौर के ऊपर तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने PMLN के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि माइनस नवाज शरीफ करके आगे क़यादत संभालना चाहते हैं। ये तो अब PMLN का मसला है ना, अब ये उनको देखना पड़ेगा। खास तौर के ऊपर जो खलबली मची हुई है वो मरियम सफदर के कैंप में मची हुई है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से ये लोग जो है वो खड़े हो गए हैं, इतनी बड़ी जो है वो ख्वाहिशात सामने लेकर आ गए हैं। हम तो ये इनकरेज करते हैं मरियम साहिबा के जो तमाम अंकल्स हैं उनको, फरूख हबीब साहब, वो हाथ बांध के इनके आगे ना खड़े हो। इस सारी बात की जो 2 वफाकी वज़रा 3 वफाकी वज़रा कर रहे हैं, इस तरह नून लीग कह रहे हैं कि अपने 4 लोगों के नाम बताएं जो किसी शख्सियत से जाके मिल रहे हैं, जो खुद क़यादत के ख्वाहिशमंद हैं PTI की। क्या फिर वो लोग सच बोल रहे हैं? अगर आप लोग सच बोल रहे हैं तो फिर वो लोग भी सच बोल रहे हैं। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये तो मामला हमारा है ना, हमारा कोई मिला है नहीं मिला है, लेकिन PMLN को भी तो अपनी सफ़ों में देखना पड़ेगा ना कि वहां पर क्या हो रहा है। हमें तो पता है यहाँ पर एक ही लीडर है, इमरान खान है, जिसके वोट के ऊपर सब मुंतखब होकर आए हैं। मैं कहूँ कि मेरा वोट है तो ये गलत बयानी होगी। मैं तो खुद इमरान खान की टिकट के ऊपर, वजीर आज़म इमरान खान के वोट के ऊपर आया, तो वहां भी नवाज शरीफ के नाम पे वोट मिलता है और किसके नाम पे मिलता है? PMLN को देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वहां पर नवाज शरीफ नाहल भी तो है ना, ये भी तो एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है ना। वहां पे तो कंफ्यूजन है कि अगला लीडर जो है वो PMLN का कौन होगा, कौन PMLN की जो है वो क़यादत करेगा। नवाज शरीफ खुद तो लंदन बैठे हैं, आधा खानदान उनका लंदन बैठा है, वहां तो ये सूरत हाल नहीं है। यहाँ तो जो है आप लोग ये कह रहे हैं, वहां पर शहबाज शरीफ कोई बात करते हैं, अगले दिन मरियम सफदर आगे कोई बात करती हैं। आप लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग की कोई डील चल रही है, अंदर खाते को मामलात चल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखें, इनकी कोई डील नहीं है, ना इनकी कोई डे नाइट डील है, ना इनकी कोई मिड नाइट डील है। इनकी कोई डील नहीं है, इनका सिर्फ एक ही मामला है। इनको मुल्क जिन्होंने लूटा हुआ है उनको जेलों में जाना पड़ेगा, नवाज शरीफ को भी वापस आके जेल में जाना पड़ेगा। ये तो बड़ी कंफ्यूजन फैला रहे हैं आप फरूख हबीब साहब कि यहाँ पर तो 5-7 कोई डील नहीं है। वैसे आप लोग कहते हैं कि किसी शख्सियत से राब्ते में है। सुन तो लें,
सुन तो लेना, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ तो मिन्नत समाजत वाला मामला है ना, यहाँ पर तो वो सीवियां हाथ में उठा के फिर रहे हैं। अब 4-5 लोगों ने अपनी सीवीज जो है वो तैयार की हुई हैं। अच्छा, PMLN देखे ना कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने सीवीज तैयार की हैं। अच्छा सुन लेना, अब मिन्नत समाजत किससे हो सकती है? हमारी हिस्ट्री रही है ना, एस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है, या मिन्नत समाजत करनी है तो इमरान खान से कर लें कि हमें जाने दो, हमारी जान छोड़ो, जो भी हमारे पास केसेस है बंद करो, हमने सियासत, ये डील हो सकती है ना। अब इमरान खान साहब का जो रवैया है, वो इमरान खान जो हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, आपको क्या लगता है नून लीग वाले इमरान खान के पास जाएंगे? अब पीछे बच जाती है एस्टेब्लिशमेंट, उसका आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं। अगर इतने ही आप लोग खबर दे रहे हैं, इतने ही आप लोग इस चीज़ के बारे में इतना आपको यकीन है, फिर कहें कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है इनकी, तीसरा इदारा कौन है जो इनके साथ बात करेंगे या मिन्नत समाजत के लिए ये लोग अर्जियां लेके जाएंगे? किसके पास? नहीं, देखें बात यह है कि ये कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते, वो तो जाहिर बात है मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पर खलबली ज़रूर मौजूद है, क्योंकि PMLN के अपने लोग जो है वो उन लोगों को शक की निगाह से देखना शुरू हो चुके हैं, और उन लोगों के ऊपर जो है वो खुद बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट इस टाइम नहीं किया जा रहा। तो यही वजह है कि शहबाज शरीफ मरियम के कैंप के अंदर ये जो लोग मौजूद हैं, उन लोगों की जब आपस में आगे क़यादत लेने की जो ख्वाहिश है, उसकी वजह से जो है वो दोनों के कैंप्स में जो है वो खलबली मची हुई है। और यही वजह है कि आज जब ये मामला ज़्यादा सामने आया तो आपने देखा कि उनकी तरफ से डिफरेंट बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। फरूख हबीब साहब, अगर आप लोगों को ये पता है कि 4 जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून के फ्रंट बेंचेस पर बैठने वाले वो किसी शख्सियत से मिले हैं, तो फिर आप लोगों को ये भी पता होगा कि आगे से जवाब क्या मिला उनको? देखें, जारी बात है जवाब क्या मिलना है उन लोगों को, लेकिन अभी तो फिलहाल उनको ये देखना है कि आया कि उनकी सीवी इस काबिल है भी है कि नहीं है। अब आगे नवाज शरीफ उनका क्या करते हैं, वो नवाज शरीफ का क्या करते हैं, फिलहाल तो अभी इसका फैसला होना बाकी है। अब जवाब क्या मिला है या नहीं मिला है वो तो अलग बात है ना। एक आखिरी सवाल, नून लीग तहरीक इंसाफ के असाब पर इतनी सवार क्यों है? नवाज शरीफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नून लीग की अंदरूनी लड़ाइयाँ, चचा भतीजी की लड़ाइयाँ, कौन आगे आना चाहता है, कौन किसको पीछे करना चाहता है, आप लोगों का इसमें क्या इंटरेस्ट है? आप लोग के तो 1.5 साल रह गए हैं, आप लोगों को अपनी जो सियासत है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। आप लोगों के अंदर लड़ाइयाँ कम हैं। आप लोग की PTI के अंदर कितने लोग हैं? नूर आलम खान को देख लें, वो कितना बोल रहे हैं, वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरी सीट रहे ना रहे, अब मैं जो हकीकत है उस पर बात करूंगा। आप लोग अपने अंदर लड़ाइयाँ छोड़ के आप दूसरों के घरों की लड़ाइयों पर तवज्जो दी हुई आप लोगों ने। नहीं, देखिए बुनियादी तौर के ऊपर जाहिर बात है हर जमात के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ बड़ी जमातें होती हैं, कुछ ना कुछ जो है वो मसाइल ज़रूर होते हैं, लेकिन क़यादत के मसाइल नहीं होते जो नून लीग को सामना है। जाहिर बात है पॉलिटिक्स है, जब आप भी उसको डिस्कस करेंगी, सवाल करेंगी, तो फिर हम भी उसके ऊपर तबसरा करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर अहमियत भी रखती हैं। अब बहुत सारी ऐसी भी PMLN के अंदर लड़ाइयाँ हैं जो कि रोज़मर्रा उनके अंदरूनी मामला तो उसको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन जहाँ 4-4 लोग सीवियाँ उठा के फिर रहे हो और वहाँ पर नवाज शरीफ की को वापसी लाने की भी ख्वाहिश एक तरफ पाली जा रही हो और जो दूसरी जानिब जो है वो अपनी जमात के उनके 4-4 लोग सीवियाँ लेके फिर रहे हों, तो फिर हम भी हक बजानिब हैं कि हम थोड़ा सा उनका जो है वो पॉलिटिकली उसके ऊपर बात तो जरूर करें ना, और बात होगी भी, उसको आप किस तरह नजरअंदाज कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने सीवियां जा रही हैं इन लोगों की? नहीं, देखें ये तो नहीं मैं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने सीवियां जा रही हैं, लेकिन सीवियां बनाई जरूर गई हैं। फरूख हबीब साहब मेरे साथ रहें। राना तनवीर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, ये क्या हुकूमत कह रही है कि सीवियां लेकर फिर रहे हैं, 4 लोग हैं, एक शख्सियत से मिलने गए, कहा कि नवाज शरीफ को अगर आपको आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, हमें क़यादत के तौर पर देखें, एक्सेप्ट करें, गौर करें। ये क्या कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है आप लोगों की क़यादत को कमज़ोर करने के लिए, आप लोगों का वोट बैंक वीक करने के लिए, अवाम में आप लोगों की जो मकबूलियत है उसको कम करने के लिए, या वाकई कोई ऐसी चीज़ है? शादिया, मैं क्या कह सकता हूँ, इनको ये तसव्वुर भी ना करें। मैं क्या इससे बड़ी क्या बात है कि ऑनेस्ट उगाड़ मैं कह रहा हूँ कि कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं, कोई तसव्वुर भी नहीं है, ना कोई ख्वाहिशमंद है। हमारे जो कायद हैं वो नवाज शरीफ हैं, वो हैं। अगर कोई और फैसला करते हैं तो उन्होंने करना है। शहबाज साहब हैं, वो सदर हैं। तो मैं समझता हूँ ये परेशान है मुस्लिम लीग नून से, मुस्लिम लीग नून की क़यादत से,
बाकी हम तो पार्टी के वर्कर हैं, ठीक है कि सीनियर का नाम दिया जाता है क्यों। फैसल वाउडा ने तो 4 लोगों का नाम ले लिया है, खाकान अब्बासी साहब, अयाज सादिक साहब, एहसन इकबाल साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ये फजूल बेसलेस और एक झूठ है। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि कोई जाता हो, या फैसल वाडा साहब का एक अपना मिजाज है, वो बात करते हैं ऐसे। उन्होंने गिन दिया, शुक्र है कोई 2-3 और बच गए इस झूठ से। लेकिन मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब ने तो आज ये भी कहा कि हमें छोड़े, अपने बताएं इनके 4 लोग मिलेंगे। कि आपकी इन्फॉर्मेशन ये में बात है, आपके नॉलेज में ये बात है कि पीटीआई के 4 लोग अपनी सीवी लेके गए? ये मेरे इल्म में है। अच्छा। तो जब वो एक इशू बना था तो ये भागे गए, जो इनके सीनियर लोग हैं तो वो बहुत लंबे लंबे हैं और चौड़े चौड़े हैं, वो गए और वहां जाके मिन्नतें की और कहा कि माफी। किसकी जी? किसकी मिन्नतें की? जहाँ ये जो लोग जाते हैं, जिनका हाथ है इनके सर पे, बात बड़ी करते हैं, मतलब खाम खा कि इन्होंने इधर उधर की बातें करते हैं। भाई आप अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरे, आपको नहीं पता कि आप किस तरह आए हैं, किस तरह चला रही है गवर्नमेंट। अगले दिन भी हमने पूछा कि यार आप तो नाराज थे इनसे, वो लाइव से, उन्होंने कहा जी हमें फिर फोन आ गए। तो ये किसी तरह बातें करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है। इनकी तो सर्वाइवल जो मांगे तांगे से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब इनके सर से हाथ हटने लगता है तो ये पहुंच जाते हैं अर्जियां लेकर माफिया मांगने? पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये छोड़े, इनकी तो तारीख लिखी जाएगी। ये जो करते हैं, अब मैं क्या इनका बताऊं कि ये किस तरह हुकूमत चला रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये जो लोग हैं, ये मैं अभी सुन रहा था कि नूर आलम ये पार्टियों में होता है। भाई पार्टियों में नहीं होता, इस तरह कभी भी नहीं हुआ इस हद तक। पार्टियों में एक अदब एहतराम के रहने में कोई बात होती हो तो पार्टी में होता है, जो जमहूरी तरीका होता है। लेकिन यहाँ तो बगावत की अंदाज में बात होती है ना। दूसरा, जिनकी मेजॉरिटी नहीं है अपनी, उनमें से अगर कोई 8, 10, 15, 20 आदमी इस तरह का ज़हन रखते हो तो वो कहाँ स्टैंड करेंगे, मुझे बताएं ना। याद होना कि बड़े इनके कोई 250 इनके अपने बंदे हैं। मेरा आखिरी सवाल फारूक हबीबा साहब आपसे, फिर वही सवाल, जब DG/ISPR एक बार आके इस चीज़ की तरदीद कर चुके, फिर इस अफवाहों को बनाने का मकसद क्या है? या तो आप लोग खुलकर नाम लें, या एक बार फिर से DG/ISPR को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब चीज़ों की तरदीद करनी पड़ेगी। आप लोग वैसे तो मीडिया के सामने पीछे पड़े रहते हैं, मीडिया फेक न्यूज़ फैलाता है, मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, खुद आप लोग बताते नहीं हैं। देखें बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा कि इसके अंदर मैं समझता हूँ कि आपको DG/ISPR या किसी और को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो एक बात की तरदीद कर चुके हैं तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि वो चीज़ जो है वो बाकी रह जाती है। लेकिन फिर आपको सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि PMLN के अंदर ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो कि ख्वाहिशमंद हैं। अब वो PMLN को देखना पड़ेगा कि उनके फ्रंट बेंचेस के अंदर कौन से ऐसे मुताबिक 4 लोग आपके भी हैं। और अगर ऐसा अगर कोई ऐसा मामला नहीं है तो फिर इतनी परेशानी का क्या मामला है? फिर क्यों इतने परेशान है? परेशान तो हैं जब से ये बात सामने आई है, तो आज खलबली एक मची हुई है, उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। जहां तक रह गई बात, अभी राणा साहब ने बात की कि जी कभी इस तरह पार्टियों में नहीं होता। देखें वहाँ होता है, PMLN के अंदर अपने इनकी हुकूमत के दौरान इनके अपने लोग बात करते रहे। आप उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जफर अली शाह साहब इनके सेनेटर होते थे, वो खुल के बात करते थे। इसी तरीके से इनके जो है वो रमदे साहब हैं टोपा टैक्सिंग से, बड़ी उन्होंने खोल के बात की। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की। बहुत सारे इनके MPAs थे जो 8-10 अभी सामने आए थे पंजाब से, उन्होंने खुल के बात की। उनमें से एक तो अल्लाह को भी प्यारे हो गए। तो ये कहना कि कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी बात नहीं करते, हर तरह के लोग होते हैं। अपना बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाअ लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका।
मज़र अब्बास साहब, एक बार फिर से डील इंगेज करने की कि नून लीग के 4 लोगों ने इंगेज किया है एक शख्सियत को कि नवाज शरीफ को एक साइड पे करके आप हमारे साथ बात करें, हम भी ऑप्शन में हो सकते हैं। और ये बात कोई आम शख्स नहीं कर रहे, ये वफाकी वज़रा ये बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब एक बात कर रहे हैं, शहबाज गिल दूसरी बात कर रहे हैं। फैसल वाउडा को आज मैं सुन रही थी, वो कहते हैं कि 4 लोगों की जो डील की बात कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उनमें खाकान अब्बासी शामिल हैं, अयाज सादिक शामिल हैं, एहसन इकबाल शामिल हैं, मिफ्ता इस्माइल शामिल हैं। जबकि शहबाज गिल कहते हैं कि नहीं, ये शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ और मरीम नवाज, आप हम 4 के लिए डील करें, हमारे सारे केसेस ख़त्म करें, हमें बाहर जाने दें। अब ये बार बार डील का शोर मचाना, ये किसके मफाद में है? हमें याद है पिछले हफ्ते DG ISPR आए, उन्होंने इन सब बातों की तरदीद की। तो ये कौन है जो डील का शोर मचा रहा और फ़ायदा उठाना चाहता है? शुक्रिया शादिया, मुझे नहीं पता इसकी हकीकत क्या है। क्या DG ISPR को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और आके हुकूमत के वज़रा जो बात कह रहे हैं उसकी तरदीद करनी चाहिए या तस्दीक करनी चाहिए? क्योंकि ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का सवाल है फिर। हाँ, कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई वो नहीं हो रही, लेकिन वफाकी हुकूमत और उनके वज़रा इंसिस्ट कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है। ज़ाहिर है, अगर डील के लिए फ़र्ज़ करें फवाद चौधरी साहब की बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है किसके पास गए होंगे? हाँ। ज़ाहिर है वज़रा उनके पास गए होंगे जो फैसला साजी के में अहम रोल प्ले कर सकते हैं इस तरह की डील जो भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वफाकी हुकूमत फ़ौज को इन्वॉल्व कर रही है इस मामले में। इसका मतलब ये हुआ कि वफाकी हुकूमत जानबूझ के, इसके बावजूद कि DG ISPR कैटेगोरिकल बात कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मुसलसल ये बातें की जा रही हैं, मुसलसल ये हुकूमत का कोई अपना खौफ है जो इस्टेब्लिशमेंट से ये वाज़े अल्फाजों में पूछना चाहते हैं या उगलवाना चाहते हैं कि आप वाकई साफ अल्फाजों में बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है? क्योंकि लगता है कि जो इमरान खान साहब हैं वो अभी तक ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए राह हमवार की जा रही है, जो बार बार वज़रा को आके ये कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं डील हो रही है, बातचीत चल रही है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर स्पेसिफिकली फिर DG आर्मी की तरफ से ये इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि मुसलसल कभी ये गेट नंबर 4 की बातें होती हैं, कभी टेलीफोन कॉल्स की बातें होती हैं, कभी और फिर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन हैं वो आके ये बात कहते हैं कि चार जो है वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर्स गए थे और उन्होंने ये ऑफ़र की। तो इसका मतलब ऑफ़र किस वक्त की जाती है? जब कोई बातचीत चल रही होती है। तो क्या बातचीत चल रही है? क्या कुछ इस तरह के मामलात हो रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून को तकसीम करने की बातें हो रही हैं या शरीफों को, जिस तरह शेख रशीद साहब बात करते हैं? अब देखें किस लेवल पे बात हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला बातें कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात बातें कर रहे हैं, इस लेवल पर ये बात हो रही है। तो अब वफाकी हुकूमत का ये माइंड आ रहा है ना, ये तो अगर वफाकी वज़रा ये बात करें तो इसकी ऑथेंटिसिटी किस हद तक इसको ऑथेंटिक समझना चाहिए, या आप सिर्फ समझते हैं कि महज एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? फर्ज करें प्रोपेगेंडा है अगर ये, हाँ, तो ये किसके खिलाफ बात जा रही है? हुकूमत। प्रोपेगेंडा अगर है तो ये फिर ये बात जो है ये फिर फौज को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है ना, या ये फौज को ये मैसेज दिया जा रहा है। तो ये मुसलसल ये बातें हो रही हैं कि शहबाज गिल साहब ये बातें कर रहे हैं, फवाद चौधरी बातें कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ये बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई बात हो रही है, अगर हो रही है तो या तो उसे काउंटर करने के लिए बातें की जा रही हैं, वरना तो इस लेवल पे अगर ये बात आगे की जा रही है तो इसकी तरदीद तो सिर्फ फौज कर सकती है या तस्दीक कर सकती है कि हाँ ये चार लीडर। एक और सवाल मज़हर अब्बास साहब, ये शरीफ ख़ानदान ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, वुज़रा पर, इनके सरों पे सवार क्यों हो गया है शरीफ ख़ानदान या नवाज शरीफ की वापसी? देखिए, मैं ये जुमला तो नहीं कहूँगा कि सवाल क्यों हो गया, लेकिन मुस्लिम लीग PTI को ख़तरा किससे है? PTI को ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी से तो ख़तरा नहीं है।
पीटीआई को प्रॉब्लम कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में कौन मजबूत है? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून जो मुसलसल ज़िमनी इलेक्शंस जीत रही है। तो पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नून अब तक नहीं टूट सकी तो फिर ये पीटीआई के लिए प्रॉब्लम है। पंजाब में अगर नवाज शरीफ ने पार्टी को इंटैक्ट रखा हुआ है तो फिर ये पीटीआई के लिए प्रॉब्लम है। तो लिहाजा उनका टारगेट कौन हो रहा है? उनका टारगेट चारों शरीफ, नवाज शरीफ, मेन टारगेट उनका नवाज शरीफ है, उसके बाद शहबाज शरीफ हैं। लेकिन वो शरीफ को टारगेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शरीफ की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून ब्रेक नहीं हो पाएगी। हाँ, शरीफ पॉलिटिक्स से आउट हो जाते हैं, शरीफ निकल जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून ब्रेक हो जाए, कुछ PMLQ में चले जाएं, कुछ इधर उधर हो जाएं। लेकिन अभी बज़ाहिर 3.5 साल में मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट रही है और पार्टी के अंदर जो भी मामलात हों, लेकिन नवाज शरीफ फाइनल अथॉरिटी रहे हैं, वो अब तक मौजूद हैं। अच्छा मजहर साहब, मफामत का बादशाह तो जरदारी साहब को कहा जाता है, वो इस दौड़ में इतने पीछे क्यों हैं? क्या अंदर खाते वहां पर भी कुछ चल रहा है? पीपल्स पार्टी का शोर नहीं मच रहा? हमेशा अगर हुकूमत बात करती है शरीफ खानदान को लेकर बात करती है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह बहुत सिंपल है ना शादिया, क्योंकि पंजाब है मसला। हाँ, जो पीटीआई के लिए असल, देखिए पीटीआई सिंध में, उसकी अर्बन सिंध के अंदर आप कह लें कि कराची के अंदर आइंदा इलेक्शंस में उनको बज़ाहिर उतनी सीटें मिलती नज़र नहीं आ रही। अब ये ऐन मुमकिन है कि अगला इलेक्शन पीटीआई और MQM और ये सब मिलकर लड़ें तो अलग बात है, वरना उतनी नशिस्तें शायद पीटीआई को या उनके इत्तेहादियों को इतनी नशिस्तें ना मिलें। और रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी जो है अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कोई दूसरी जमात उसके सामने आके खड़ी नहीं हो पा रही, या खड़ी नहीं हुई, या उन्होंने चैलेंज किया ही नहीं पीपल्स पार्टी को। लिहाजा सिंध मसला नहीं है, मसला उनका पंजाब ही है। इसीलिए पीपल्स पार्टी को वो टारगेट नहीं कर रहे, वो टारगेट उसको कर रहे हैं जिसके चांसेस, अगर पीटीआई के बाद किसी के चांसेस बनते हैं विफाक में हुकूमत बनाने के, तो वो मुस्लिम लीग नून है। लिहाजा टारगेट उसी को किया जाता है जिससे खतरा हो। सही। मजहर साहब, 25 तारीख को PDM का बड़ा आम इजलास होने जा रहा है जिसमें सोर्सेज ये कहते हैं, बताते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मूव के बारे में हतमी फैसला होगा जिसमें बाकायदा डेट अनाउंस की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इस मूव में PDM का साथ देने वाली है। और अगर कुछ इत्तेहादी भी मिल जाते हैं तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है इमरान खान साहब को? मेरा ख्याल है कि शायद कोई तारीख ना दें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने की, क्योंकि अभी भी नंबर गेम्स में पीछे हैं। सारे इत्तेहादी मिल भी जाएं तो नंबर गेम्स में पीछे हैं, यानी इत्तेहादी से मुराद PDM और पीपल्स पार्टी मिल भी जाएं तो नंबर गेम्स में पीछे। नहीं, अगर हुकूमत के इत्तेहादी भी साथ मिल जाएं, अब वो एक अलग बात है ना। लेकिन वो तो हम जो है इस स्टेज पर, जबकि अभी मिनी बजट में सबने उनको वोट दिया, इस स्टेज पर तो हम ये बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो है, पहली बात तो ये कि PDM का इजलास है, उसमें पीपल्स पार्टी नहीं होगी। PDM पीपल्स पार्टी के साथ क्या बात करती है? 7 लॉन्ग मार्च 1 ही तारीख को करने की बात होती है और फिर ये तय होता है कि पहले लॉन्ग मार्च किया जाए, फिर देखा जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, या पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए। बज़ाहिर हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो आज सिचुएशन स्टैंड कर रही है उसमें मुझे नहीं लगता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसका फैसला हो पाएगा, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अभी तक वो सपोर्ट जो अपोजिशन को दरकार है वो अभी तक उनको हासिल हुई नहीं है। और लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ इत्तेहादियों के चाहिए या दूसरी सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो होता ही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में कभी कामयाब नहीं हुई। एक बड़ी सीरियस अटेम्प्ट हुई थी 89 में, लेकिन वो पहली मरतबा देखा गया कि इसके बावजूद के इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सके तमाम तर हरबों के बावजूद। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मेरे साथ मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद रोज़ पहले कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा किया। कौमी सलामती पॉलिसी असल में है क्या? कौमी सलामती पॉलिसी मजमूई तौर पर 110 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पॉलिसी है जिसके मुताबिक मुल्क ने चलना कैसे है इसका तयन किया गया है। पॉलिसी के 50 सफ़ात को पब्लिक किया गया है जबकि बाकी 50 को क्लासिफाइड या खुफिया रखा गया है। कौमी सलामती पॉलिसी में पाकिस्तान के दिफा को ख़ास अहमियत दी गई है जिसमें दुश्मन ममालिक खुसूसन भारत के अज़ाइम और हिंदुत्वा तर्ज सियासत और जंग मुसल्लत करने को बर्दाश्त ना किए जाने की पॉलिसी बनाई है और कश्मीर समेत तमाम इशूज़ पर तस्वीर की ख्वाहिश भी जाहिर की गई है। कौमी सलामती पॉलिसी के जारी किए जाने वाले हिस्से में कौमी मुफाहमत के क़याम, मुल्क के मुआशी मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़, दिफा और सरहदी सालमियत, दाखिली सिक्योरिटी, मुल्क की खारजा पॉलिसीज़ और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। कौमी सलामती पॉलिसी की दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तानी माशरे में गरीब और अमीर का जो बढ़ता फ़र्क है इसके हल के बारे में सिफारिशात दी गई हैं। मज़ीद इस पॉलिसी में मुआशी सलामती, जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल पहलुओं का अहाता भी किया गया है जिसमें पाकिस्तान की सलामती का इस्तेहकाम और दुनिया में मकाम हासिल करना नुमायाँ खुसूसियात हैं। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम करते हैं कि IMF के पास कर्ज मांगने से मुल्की सलामती मुतासर होती है। क्या कहा इमरान खान साहब ने, ज़रा देखिए। हमारा माइंडसेट था वो सिर्फ वन डायमेंशनल था कि हमें मिलिट्री सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अगर आपकी इकोनॉमी की ये हालात हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब ज़ाहिर है कर्ज लेने से वापस देने तक आपको IMF और जो ज़ाहिर इंटरनेशनल इदारे हैं उनके मफादात, उनकी पॉलिसीज़ को अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर तरजीहात देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में कौमी सलामती पॉलिसी की अशद ज़रूरत थी और इसे एक अरसे के बाद बड़ी मेहनत के बाद मुरतब किया गया है। यही नहीं, इसका हर साल जायज़ा लेने के बाद तब्दीलियाँ भी की जा सकेंगी। कौमी सलामती पॉलिसी की तफसीलात में अभी भी बहुत से अहम सवालात मौजूद हैं जिस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब आपका। एजाज़ चौधरी साहब, इस वक्त मुल्क में कितनी ज़रूरत थी कौमी सलामती पॉलिसी की जो एक चंद सालों पर मुहित थी, एक मेहनत के बाद मुरतब की गई है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है मौजूदा हालात में सर? बहुत इम्पोर्टेंस है जी मेरे ख्याल में, क्योंकि एक पूरी कौम के हम जब कोर्सेज करते थे ना जी, ट्रेनिंग के कोर्सेज, तो मुझे याद है कि नेशनल पर्पस के ऊपर बड़ी बहस होती थी कि कौमी मकसद क्या है हमारा, आखिर हम कहाँ बहसियत कौम कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस खला को पूरा किया है इस डॉक्यूमेंट ने। ये बहुत पहले शायद आ जाना चाहिए था, लेकिन चलें देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कौम को ये बताया जा सके कि हमारे अहदाफ हैं और किसी कैसे रहना चाहते हैं। जो इस डॉक्यूमेंट की सबसे खूबसूरत बात मुझे नजर आई वो इसमें ये कहा गया कि जो बुनियादी मकसद है, अल्टीमेट पर्पस जिसका नाम दिया गया इसके अंदर, वो लिखा है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और खुशहाली, सेफ्टी, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही, इससे कोई दो राय इस पे नहीं हो सकती। अच्छा, उसको हासिल कैसे किया जाए उसके लिए आपने खुद अभी अपने इब्तिदाइये में बताया है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो बाकी सारी सिक्योरिटी भी होगी, यानी एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच फॉलो की गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत है। आपने ये मुझसे पूछा था, सारी दुनिया के ममालिक जो हैं, अक्सर दुनिया के ममालिक ऐसे डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने भी ये शुरू। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तो बात करते हैं, एक आम आदमी के लेवल पर जाकर बात करें तो इकोनॉमिकली एक आम जो शख्स है, एक आम आदमी जो है वो सिक्योर नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी का यहाँ पर गुजारा मुश्किल हो रहा है, 3 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, 2 वक्त की खा लें बड़ी बात है। तो किस इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं एजाज चौधरी साहब हम लोग? मेरे ख्याल में इस डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है और मेरी अपनी भी का मुशाहिदा भी ये है कि बुनियादी चीज होती है वसाइल की मुनसफाना तकसीम। जी।
जो आप कमाते हैं क्या वो तमाम लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। और इसीलिए वो 18th अमेंडमेंट आई थी, अगरचे उसकी तैयारी नहीं की गई लेकिन वो सूबों तक रुक गया, सूबों से आगे डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं गया, तो आम शहरी को तो मिला ही कुछ नहीं, उसको तो पता ही नहीं चला कि क्या से क्या हुआ। मैं एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक आम शहरी के हैसियत से ये मैं महसूस करता हूँ कि अगर आप वसाइल को, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी, बहुत जी। जब हम अमेरिका में मैं पोस्टेड था तो उन्होंने एक कहा कि जी किस जगह अपना घर अपने लेना है, तो कोई कहे कि भाई फलानी जगह लो, वहाँ स्कूल बड़े अच्छे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि वो इस तरह है कि जिस इलाके से टैक्सेस रेज किए जाते हैं वो उन स्कूलों पर लगते हैं, उन फैसिलिटीज पर लगते हैं, तो इस वजह से वो स्कूल अच्छे हो जाते हैं। तो ये है बुनियादी चीज कि अगर आप एक शहरी तक उस तमाम वसाइल के समरात पहुंचाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका मुआशी तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो और जब हमारा मुआशरा तो हम लोग तो इस मेरिट से बहुत दूर है एजाज चौधरी साहब। जी, मेरे ख्याल में बहुत दूर है, लेकिन अगर आप इसको कुल्ली तौर पर देखें तो उसमें यह भी कहा गया है कि आप बशरी सिक्योरिटी यानी बशरी तहफ़्फ़ुज़ जो है ह्यूमन सिक्योरिटी का भी करेंगे, जिसका मतलब यह है कि वो वसाइल एक शहरी की तमाम जो बुनियादी ज़रूरियात है अगर वो पूरी करते हैं और साथ ही साथ दिफा के लिए भी, ये नहीं उन्होंने कहा कि दिफा को ना किया जाए, साथ ही उन्होंने कहा कि खारजा पॉलिसी भी ऐसी बनाए कि आपकी जियो इकोनॉमिक्स को वो लेवरेज करे, यानी आपकी जोग्राफिया को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे, ना कि उसको एक चैलेंज बना दे। तो ये कुल्ली तौर पर ये तमाम चीजें मिलकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी देंगी, कोई एक दो चीजों से नहीं होगी। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम खुद इन तहफ़्फ़ुज़ात का, रिजर्वेशन का इजहार करते हैं कि IMF के पास जाने से मुल्क की सलामती मुतासर होती है, तो इन इदारों के पास जब तक हम जाते रहेंगे तो हम एक जो मुआशी खुद मुख्तारी की बात करते हैं उसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये दुरुस्त है जी। देखिए बात यह है कि अभी तो आप हालात ऐसे आ गए आपके ऊपर कि आपके पास कोई चारा नहीं रहा कि आप ये IMF के पास। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत IMF के पास जाना चाहती है, क्योंकि पता है कि वहां से शराइत आएंगी और वो शराइत जो है वो हमें कबूल नहीं होगी या बोझ पड़ेगा जिस तरह बोझ पड़ रहा है। असल चीज ये है कि उन हालात को उन तक पहुंचने से पहले किस तरीके से उसके साथ निपटा जाए और बेहतरी पैदा की जाए। इसलिए ये जरूरी था कि आप उसको एक तरजीह के तौर पर बनाएं इकोनॉमिक सिक्योरिटी को। ये अच्छा किया है। अब ये कह देना आसान है, अभी जो आपने अभी कहा ना कि इसके बहुत सारे 50 सफ़े बताए हैं और 50 सफ़े शायद नहीं हैं। मेरी इतला ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है वो बड़ा अहम है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? देखिए, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ गुड इंटेंशन। ये तो एक किस्म के मिशन स्टेटमेंट, एक लंबी सी मिशन स्टेटमेंट है, पर मिशन स्टेटमेंट से तो मसला हल नहीं होगा। असल चीज ये है कि क्या तमाम सेक्टर्स, तमाम सूबे, तमाम इकाइयां इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं और क्या उन्होंने अपने जो प्लान्स बनाए हैं वो इसके साथ अलाइंड है कि नहीं है, तब सिनर्जी बनेगी। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, स्ट्रेटजी, उसकी इंडिकेटर्स ऑफ अचीवमेंट, ये सारी चीजें अहम होंगी। पर चले, पहला कदम तो लिया और अगले स्टेप्स भी। लेकिन अगला सवाल ये है ना कि आज तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपको नहीं पता कल किसी और की हुकूमत हो सकती है, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, वो इसको आगे लेकर चलेगी, बढ़ेगी। देखिए, बेहतर तो ये होगा कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस हासिल किया जाए। तो मैं उनमें से हूं जो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में इसको या किसी भी और फोरम पे इसको डिस्कस करना चाहिए ताकि सारी कौम का इस पे इजमा हो सके, सियासी पार्टियों का भी और इदारों का भी, रियासती इदारों का भी, क्योंकि ये सब के लिए है। दूसरी बात ये है कि ये भी उन्होंने खुद इसका ऐलान किया, जो मेरे ख्याल में दुरुस्त ऐलान किया है, एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, जिसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाली हुकूमतें इसको ट्वीक कर सकती हैं, तमाम करती हैं। अभी आपने देखा कि 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी जब अनाउंस की तो वो बिल्कुल फर्क थी जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा से थी। अब अगले आए तो उन्होंने अपनी तरजीहात के मुताबिक किए। तो ये तो किसी भी हुकूमत वक्त का ये हक होता है कि वो अपनी तरजीहात के मुताबिक, लेकिन जो बुनियादी चीजों के ऊपर तो नहीं सौदा होना चाहिए, ना उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, भारत को लेकर तकरीबन 11 बार जिक्र किया गया है, उसमें भारत के साथ हमारे क्या मसाइल हैं, क्या हदूद क़ुयूद है हमारी, सब इससे वाकिफ़ है, क्या हमारे मसाइल चल रहे हैं, किस नौयत के पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं। तो इसमें आप समझते हैं जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें कुछ नया है?
देखिए बुनियादी तौर पर तो ये वही चीजें हैं कि जी हम हिंदुस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी चाहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, हम उनके साथ अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन मसाइल आजकल जरा ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि मोदी हुकूमत और मोदी सरकार का कुछ अपना अंदाज है हिंदुत्व के हवाले से और कुछ इस वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जी कश्मीर के बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो उसी सूरत में चल सकता है कि आपका पुरअमन पड़ोस हो, पीसफुल नेबरहुड हो। अगर आपके हमसायों के साथ अमन नहीं होगा और सरहदों पर कशीदगी जारी रहेगी तो मुझे बताएं कौन सी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात करेंगे। इसलिए बतौर हदफ ये दुरुस्त है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त भी कोशिश जारी है और तकरीबन हर हुकूमत ने कोशिश की है जो भी पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आई है कि हिंदुस्तान के साथ एक पुरअमन बकाए बाहमी का किसी न किसी तरह का हल, और बड़ी बार कोशिशें भी हुई हैं। आपने देखा कि हर बार जब 2 कदम आगे गए तो 2 या 3 कदम पीछे आना पड़ा किसी न किसी वजह से। लेकिन बस बतौर एक हदफ के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। हमारे फाउंडर मुल्क के जो कायदे आज़म थे उनकी भी यही हमें एडवाइस थी और मेरे ख्याल में हर हुकूमत की यही कोशिश होनी चाहिए। खारजा पॉलिसी को लेकर इसमें आपको क्या अहम चीज़ लगी? अफगानिस्तान के साथ को लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, फिर अमेरिका के साथ इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़ाहिर को आइडियल ताल्लुकात तो है नहीं है। आप देखें जमहूरियत समिट में दावत दी गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने उसमें शिरकत से इनकार किया। फिर अपने अड्डे देने की जब बात हुई जब ये अफगानिस्तान के मसाइल को लेकर, अफगानिस्तान के मसाइल को लेकर, तो उसमें पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो खारजा पॉलिसीज़ को लेकर क्या हम इतने दबंग हो सकते हैं? फिर अगर मैं अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करूं उस तनाजुर में। जी देखिए, दबंग तो आप उस वक्त होंगे जब घर में दाने होंगे, ये एक अबदी हकीकत है, इससे इनकार नहीं हो सकता। तो इस वजह से वो तो नहीं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते या हमें दबंग होना पड़ेगा। नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए एब्सोल्युटली नॉट जब कहा गया था, मेरी यानी मैं सरकार में तो नहीं, हुकूमत में नहीं हूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो अड्डों के हवाले से था। जी बिल्कुल, और अड्डों को तो वाकई नहीं देना चाहिए। क्यों दिए जाए पाकिस्तान के अड्डे जहां से ही ड्रोन उठे और पाकिस्तान पे बॉम्बिंग करें? मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से वो तो था इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जी लॉक्स भी होगा, ग्राउंड लाइन करेंगे। तो इसलिए अमेरिका से एब्सोल्युटली नॉट का ये मतलब नहीं है कि तावन ही नहीं करना, सिर्फ वो अड्डों की हद तक ये बात कही जा सकती है कि बिल्कुल पाकिस्तानी कौम इसको पसंद नहीं करेगी। मेरे ख्याल में मेरे समेत और शायद आपके समेत हम में से कोई भी नहीं ये चाहेगा कि हमारी सॉवरेनिटी को इस तरह पामाल किया जाए। तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके सामने जो देखे ना, अफगानिस्तान के हालात तो देखें, वहां पे अभी वहां पे फिर दहशतगर्दी के बड़े ज्यादा असरात नुमायां हो रहे हैं। तो ऐसे में इंटेलिजेंस शेयरिंग ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि चीन के साथ, रूस के साथ, तमाम जो अफगानिस्तान के हमसाए हैं उनके साथ हमें करनी पड़ेगी। ये मुश्तरका चैलेंज होगा। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को हम बिगाड़ नहीं सकते। अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी। तो जमहूरी समिट में शिरकत न करने का फैसला हमारा दुरुस्त था? पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए थी क्या? जी मेरे ख्याल में दुरुस्त था। मैं उसको जिस नजरिए से देखता हूँ वो इस नजरिए से देखता हूँ कि वहां पे उन्होंने यानी चीन को जो हमारा दोस्त है उसको तो नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। इसी तरह हिंदुस्तान जहां पे इस वक्त जमहूरी अक़दार को पामाल किया जा रहा है उनको आप प्राइमरी सीट दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने सोच समझ के ये फैसला किया, हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद ये भी फैक्टर्स हो, कोई और भी फैक्टर्स हों, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। देखिए जो मैंने प्रेस रिलीज देखी उसमें ये बड़ा क्लियरली वाज़ेह किया गया था कि अमेरिका के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और जमहूरियत के हवाले से भी हम उनके साथ ताल्लुकात को कायम रखेंगे। तो इस वजह से मुझे तो कोई मसला उसमें फ्रैंकली नजर नहीं आया अमेरिका के साथ। और अमेरिका के उसके बाद से आपने देखा कितने विजिटर्स आए हैं, ताल्लुकात भी उनके साथ हमारे कायम है, तो कायम रहेंगे। ये पाकिस्तान को हर मसले में ये फैसला करना होगा किसी न किसी हवाले से कि क्या हमारे मफाद में वो है या नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम एक फैसला करेंगे तो वो हमें चीन या अमेरिका से दूर ले जाएगा। अपने मफाद को देखना है और इन दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात को कायम। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन मुझे ब्रेक, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जन साहब आपका। जन साहब, 2 दिन पहले जो कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा किया प्राइम मिनिस्टर ने, मौजूदा दौर में उसकी क्या अहमियत है और आपके नज़दीक इस सारे 50 सफ़ात में सबसे अहम चीज़ क्या है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल इस किस्म की मदर पॉलिसी मिसिंग थी, इसकी ज़रूरत थी। बेसिकली तो ये एक फ्रेमवर्क है, एक डायरेक्शन देने वाली अम्ब्रेला पॉलिसी है, जिसके नीचे जितनी डाउन स्ट्रीम पॉलिसीज हैं वो उसके हिसाब से चलेंगी। वो पॉलिसीज अभी भी मौजूद हैं। खुदा ना खासा पाकिस्तान पॉलिसीज के बगैर नहीं चल रहा था। बिल्कुल, डिफेंस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटीरियर पॉलिसी, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये है कि वो उनको अब एक समत मिल गई है कि ऐसे आपने चलना है, और ये हमारा वो है मामला। देखिए, इस चीज़ में ये जो डॉक्यूमेंट है जो सामने है, इसमें एक चीज़ वो अहम है जो कि हुकूमत शो करने की कोशिश कर रही है, और एक चीज़ वो अहम है जो हम जैसे कुछ लोगों ने इसके अंदर महसूस की है। जो चीज़ हुकूमत की तरफ से अहम है, उन्होंने ये कहा है कि जी ये बेसिकली पीपल सेंट्रिक है, लोगों की एजुकेशन, लोगों की सेहत, लोगों का ख्याल, ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा, जो कि एक दुरुस्त बात है। पहले भी हमेशा हम ये कहते रहते थे, लेकिन इन राइटिंग ये इस वक्त देखना ये है कि एम्फेसिस देना एक और बात है, फिलॉसफी पेश करना एक और बात है। हाँ, मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि कौमी सलामती सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक नहीं है, ये आपकी जो फाइनेंस है, आपकी मईशत है, उससे मुतालिक है भी है। और ये तो मेरा ख्याल है कि एनडीयू में जिसने भी कोई कोर्स किया है वो उसको पता है कि ये तो वहाँ पर बुनियादी चीज़ हमें भी बताई जाती है कि सिक्योरिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है। दूसरी बात जिसका थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा कि जब हम इकोनॉमी पे या इकोनॉमिक डायरेक्शन पे इतना ज़्यादा जोर देते हैं और हम कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटजी को पीछे डालेंगे और इकोनॉमी को आगे रखेंगे, तो क्या इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो हमारे वाइटल पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, क्या उनको अलग रख के इकोनॉमी को आगे चलाया जाएगा? मैं सीधी आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का इसी तरीके से जुल्म सितम जारी रहे मकबूजा कश्मीर में, तो उसको हम भूल कर हम कहें जी वो देखते रहेंगे, आप करते रहिए जो करना है, हम जो है ना आपके साथ तजारत भी करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। इम्कान तो नहीं है, इसका खदशा है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार जोर दिया गया है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। फिर इस कौमी सलामती पॉलिसी की फिर क्या अहमियत रह जाएगी? जी, साफ ज़ाहिर है कि ये फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे कश्मीर के सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन इससे ऊपर है किसी भी पॉलिसी से, तो वो तो जब तक आप तब्दील ना करें और कोई आपको तब्दील करने नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों का एक होता है ख्याल या एटीट्यूड या नज़रिया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, या तो आप राय आमा को हमवार करें, जो कि बहुत मुश्किल काम है, या फिर ये है कि आप ये कर नहीं पाएंगे। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि एक आम आदमी के लिए ये जो इसमें मईशत के हवाले से एक आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़, उसकी क्या अहमियत है? एक आम आदमी को तो आजकल मतलब कि अपने रोजगार की फिक्र लगी हुई है, 2 वक्त की रोटी की फिक्र लगी हुई है, बच्चों को पढ़ाना कैसे उसकी फिक्र लगी हुई है। आप कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर रहे हैं। जी देखें, आम आदमी तो इसके ऊपर बहस ही नहीं कर रहा। आम आदमी आप पूछ लें किसी को जाके, ये तो आप और मैं बात कर रहे हैं या जो एकेडेमिया है वो बात कर रहा है, जो लोग इस किस्म के सिक्योरिटी को जानते हैं वो बात कर रहे हैं। आपने सही कहा, आम आदमी तो इसके असरात का इंतजार करेगा। कितनी देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत के पास इतना वक्त ही नहीं है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। द टाइम इज गॉन। ये अभी अगर अगली दफ़ा ये खुद आते हैं, जो भी आता है उनकी मर्जी पर होगा कि इसमें से कितना हिस्सा, क्योंकि देखें ये एपेक्स पॉलिसी है, इसमें डाउन स्ट्रीम पॉलिसीज बननी है। इसके मुताबिक आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा? 5-6 महीने तो इसकी बाकी पॉलिसीज को इसके मुताबिक अलाइन करने में लग जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, इंतखाबात सर पे खड़े होंगे उस वक्त। तो मेरा नहीं ख्याल के, लेकिन हमें तारीफ जरूर करनी चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी आ गई है जो मजबूत है, एक फ्रेमवर्क देती है, एक डायरेक्शन देती है, आपस में कोऑर्डिनेशन की बात करती है और पीपल सेंट्रिक है, इकोनॉमी के ऊपर एम्फेसिस है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इम्प्लीमेंट कैसे होगी और उसके लिए वक्त कहाँ पर है, ये तो देखना पड़ेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तज्जियाकार जनरल नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।